So hello friends, today we are going to see one of the very important textbook problem of chapter not for profit concern and question number 13. This problem is really very important and because of that मैंने जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की प्रॉब्लम मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अपलोड किया उसमें ये प्रॉब्लम मैंने सबसे लेट अपलोड किया। उसके पीछे कुछ रीज़न्स है। ये प्रॉब्लम पढ़ाने से पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उसके कुछ रूल्स मैं आपको पहले बताने वाला हूँ और उसके बाद वन बाय वन हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को केयरफुली देखोगे तो इस प्रॉब्लम में आपको बहुत सारी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो इससे पहले आपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की जो टोटल 13 प्रॉब्लम देखे आपके टेक्स्ट बुक में, उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट होगी। जैसे कि इफ़ यू सी केयरफुली द लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस इन द प्रॉब्लम। आपको इस क्वेश्चन में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो बार दिखेगा। देखो, वन टाइम इट इज़ गिवन टू द ओल्ड बैलेंस शीट असेट साइड, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8000। और अगर आप इस प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड करोगे, यू विल सी देयर द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 जो लास्ट ईयर का है। हाउ कैन आई से इट इज़ अ लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन? सी एवरी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने अगर आता है तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट के ऊपर जो डेट दिया होता है उससे पता चलता है कि करंट ईयर क्या है। तो देखो, इस प्रॉब्लम में 31 मार्च 2020 इज़ गिवन रिसिप्ट और पेमेंट में। तो इसका मतलब ये इस प्रॉब्लम का करंट ईयर है 1 अप्रैल 2019 को जो चालू होगा और 31 मार्च 2020 को वो ख़त्म होगा। तो इसका मतलब जो 18-19 का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, वो हो गया आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 3000 दिया है। और इसी तरह अगर आप ऊपर बैलेंस शीट में देखोगे तो ऊपर के बैलेंस शीट का डेट भी देख लो, दैट इज़ 1/4/19 का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसका मतलब बैलेंस शीट में भी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर का है, लेकिन वो है ₹8000। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम? two time the last year outstanding subscription is given and both the amount are different। तो ऐसे केस में क्या करना है वो मैं आज आपको सबसे पहले उसके कुछ रूल बताऊंगा। उसी तरह अगर आप बाकी भी कोई एडजस्टमेंट देखोगे तो बाकी इससे पहले हमने जितने प्रॉब्लम देखे उससे थोड़ी सी अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। इफ़ यू सी द आउटस्टैंडिंग रेंट, लॉकर रेंट इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का है वो भी 500। ओके, उसी तरह अगर आप देखोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट है और बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया है। तो चलो ये सब चीज़ें तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 3 इम्पॉर्टेंट रूल, वैसे तो देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में ऐसे देखा जाए तो टोटल 6 to 7 रूल्स हैं। और जल्द ही मेरा इस आने वाले वीक में एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में ओनली एंड ओनली नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सब्सक्रिप्शन का कैसे एंट्री किया जाता है, अगर वो बैलेंस शीट में दिया है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या करना है, अगर वो लास्ट ईयर का प्रीपेड है, करंट ईयर का प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे जो टोटल 6 to 7 केसेस हैं उन सब के बारे में किस तरह पोस्टिंग की जाती है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आज के इस प्रॉब्लम में कौन सी इम्पॉर्टेंट रूल हमें फॉलो करने वो पहले मैं आपको बता दूँ। सो इम्पॉर्टेंट हिंट्स अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इम्पॉर्टेंट हिंट समझ लो। सबसे पहले सी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो आपको अच्छी तरह पता है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अगर आता है किसी का भी, मैं सब्सक्रिप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ अ सैलरी या सब्सक्रिप्शन या लॉकर रेंट या और कोई इंश्योरेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग आता है तो आपको अच्छी तरह पता है कि आउटस्टैंडिंग नॉर्मली हम ऐड करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा तो हम सैलरी में ऐड करेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा तो हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। और ये रूल
परफेक्ट है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको दिखा, आप उसको ऐड कर दो। अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब इनकम है तो सेकेंड एंट्री उसका असेट में जाएगा। ये तो मैंने आपको करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अगर आपको दिया होगा तो क्या करना है, समझ लो। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अगर आता है, फिर वो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी होने दो या लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहने दो, आपको उसे करना है सब्ट्रैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट रूल मैं इस प्रॉब्लम में अप्लाई करने वाला हूँ। और एक बात देखो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो आप उसके दो इफेक्ट दोगे। एक तो उसे ऐड करोगे, अगर वो एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में होगा, और अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब इनकम है तो सेकेंड एंट्री असेट में होगा। लेकिन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो नंबर वन हम उसे ऐड नहीं लेस करेंगे, और नंबर टू उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। सी, नो सेकेंड इफेक्ट फॉर द लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन। पिछले साल का कोई भी ट्रांजैक्शन दिया हो तो उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। ये पहला रूल समझ लो। इसी तरह आपको ये भी पता है कि जब करंट ईयर प्रीपेड आता है या प्री रिसीव आता है तो ये तो फिक्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो हम पहले उसे लेस करते हैं, या प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है तो हम उसे पहले लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और ऑब्वियसली अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो सेकेंड एंट्री हम असेट में करते हैं, और अगर वो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है तो सेकेंड एंट्री हम लाइबिलिटी में करते हैं। मतलब दो एंट्री हमें करना ज़रूरी है इफ़ इट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम ऑफ करंट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर का प्रीपेड अगर होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट नहीं, आपको उसे ऐड करना है। एंड अगेन क्योंकि वो लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस है या इनकम है, हम उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। सो नो सेकेंड इफेक्ट फॉर लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रूल समझ लो। देखो, आप जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ करते हो, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, मतलब लेस करना है। और आप जो करंट ईयर प्रीपेड के साथ करते हो, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट ईयर प्रीपेड आपको ऐड करना है। मूविंग टू थर्ड रूल ऑफ टुडेज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये रूल है देखो, और ये इसी प्रॉब्लम में हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक जो 13 प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उस एक भी प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट नहीं था। क्या रूल है सुनो। इफ़ लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, अगर आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दो बार दिया है तो आप सबसे पहले डिडक्ट स्मॉलर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपका जो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है, देखो जो इस प्रॉब्लम में है 1,05,000, उसमें से आप वो जो दो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन आपको दिए, जैसे देखो बैलेंस शीट में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 और एडजस्टमेंट में दिया है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। तो इन दोनों में जो स्मॉलर अमाउंट है मतलब 3,000, वो आपको 1,05,000 में से माइनस करना है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। whenever लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, जो भी स्मॉलर अमाउंट है दोनों में से, उसको आपको करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। ये एक हो गया रूल। और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, शो डिफरेंस ऑफ दीज टू सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको शो करना है करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड में। मतलब अभी ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,000 भी दिया है बैलेंस शीट में, और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 3,000 भी दिया है फर्स्ट एडजस्टमेंट में।
तो 3000 और 8000 में स्मॉलर अमाउंट 3000 है, सो 3000 में 1,05,000 से माइनस करूँगा और ये 8000 और 3000 का डिफरेंस आएगा 5000. दैट 5000 आई विल शो टू द असेट साइड. करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड में मैं वो 5000 शो करूँगा. तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट रूल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए, ये रूल इससे पहले नहीं बताए थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सबसे लास्ट में अपलोड किया है. चलो अभी वन बाय वन ये प्रॉब्लम करते हैं. और ये जो रूल मैंने आपको बताया, डोंट वरी, ये रूल आपको अच्छी तरह समझने के लिए जब मैं वो रूल पोस्ट करूँगा, जब उसका एंट्री करूँगा, आपको स्क्रीन पे ये जो रूल मैंने लिख के दिया है वो दिखेगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्या करना है. तो सबसे पहले जो आज का इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बताया उसी को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि वो पार्ट अगर ख़त्म हो जाए तो रिमेनिंग हमारा एनपीओ जैसे हम इससे पहले करते थे वैसे ही करेंगे. तो चलो पहले मैं सब्सक्रिप्शन लिख लेता हूँ. करंट ईयर 1,05,000. और जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस 8,000 एंड 3,000. दोनों में से स्मॉलर अमाउंट है 3,000. सो मैं इस 3,000 को पहले लेस करूँगा. देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, लेकिन ये मैं लेस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, नंबर 1. और इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया, दैट इज़ 8,000 माइनस 3,000, द अमाउंट विल बी 5,000. दैट 5,000 आई विल शो टू द असेट साइड. तो ये जो मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो रूल नंबर 3 मैंने अप्लाई कर दिया. नॉट टॉकिंग अबाउट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, वो तो आपको अच्छी तरह पता है. करंट ईयर हम क्या करते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो हम हमारे ये जो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन है उसमें ऐड करेंगे, और ऑब्वियसली उसका सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट में जाएगा. सो इस तरह मेरा असेट में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 19,000. तो ये देखो रूल नंबर 3 अप्लाई मैंने कर दिया, और रूल नंबर 1 भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होके भी मैं लेस कर रहा हूँ, उसको डिडक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में. ज़रा ठीक से देखो, इंश्योरेंस 11,000 है. मैं पहले वो जो जिसमें थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट है वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आज ये प्रॉब्लम हम सीरियली सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है. तो पहले मैं वो करूँगा और बाद में फिर जो नॉर्मल हमारी बेसिक एंट्री है वो हम करेंगे. सो इंश्योरेंस देखो 11,000 है, और अगर आप इंश्योरेंस को ठीक से इंश्योरेंस के बारे में अगर एडजस्टमेंट देखोगे तो देखो नीचे सेकंड एडजस्टमेंट है जिसमें करंट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस है. वो तो कोई भी बताएगा प्रीपेड इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस में माइनस करेंगे और सेकेंड एंट्री असेट में करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का प्रीपेड है. लेकिन बैलेंस शीट में देखो आपको लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है 2,000. तो आज ही इसी प्रॉब्लम में मैंने आपको जो सेकेंड रूल बताया था, देखो अभी आपके स्क्रीन पे है. करंट ईयर प्रीपेड हम डिडक्ट करेंगे, एक्सपेंसेस है तो सेकेंड एंट्री असेट में करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर प्रीपेड है वो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं, हम उसे ऐड करेंगे. तो देखो मैं 2,000 को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो पिछले साल का प्रीपेड है और सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे. और अब बात आ गई इस साल का प्रीपेड, ये तो आपको फाइनल अकाउंट में भी पता है, हम लेस करेंगे और सेकेंड एंट्री इसका ज़रूर करेंगे. इसका सेकेंड एंट्री हम करेंगे असेट में. तो ये सब्सक्रिप्शन के बारे में भी था, इनकम के बारे में भी था, और एक्सपेंसेस के बारे में भी देख लिया आपने. ऐसी और एक बात है लॉकर रेंट के बारे में. इफ़ यू सी केयरफुली, द लॉकर रेंट इज़ गिवन 1,500 इन योर रिसिप्ट साइड. अब इस 1,500 में अगेन मुझे लॉकर रेंट और किधर किधर दिख रहा है, देखो. एक तो मुझे पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है 500, अगेन आउटस्टैंडिंग है लेकिन पिछले साल का है, तो मैं ऐड नहीं करूँगा, लेस करूँगा और सेकेंड एंट्री नहीं करूँगा. और एक लॉकर रेंट का आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है एडजस्टमेंट में, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट 400 रुपीज़ है, वो करंट ईयर का. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नो डाउट मैं ऐड करूँगा और सेकेंड एंट्री भी करूँगा. तो चले देखते हैं. पहले मैंने लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस कर दिया, सेकेंड एंट्री नहीं किया. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया और सेकेंड एंट्री देखो असेट में चला गया.
सो इस तरह ये जो अभी तक मैंने जो आउट ऑफ 14 जो 13 प्रॉब्लम अभी तक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, उस किसी भी प्रॉब्लम में टेक्स्ट बुक के इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं थी। और यही रीज़न था कि मुझे ये प्रॉब्लम को सबसे लेट अपलोड करना पड़ा। नाउ मूविंग टू सैलरी। अगेन सैलरी के बारे में देखते, देखो सैलरी है 17,500। सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, आपके बैलेंस शीट में देखो, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अगेन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो, तो एक तो कंफर्म है कि सेकेंड एंट्री नहीं होगा और हम उसे लेस करेंगे। और आई डोंट थिंक करंट ईयर है क्या, देखो करंट ईयर नहीं है, तो मैं सीधा आउटर में 13,500 लिखूंगा। सेकेंड एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी था। नाउ मेरा इस तरह जो पिछले साल का और ये साल का जो आउटस्टैंडिंग था, प्रीपेड था, वो मैंने आपको बता दिया। और फर्नीचर के बारे में एक बार देखते हैं। अभी देखो फर्नीचर, आपके बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर का वैल्यू 15,000 है। देन अगेन आपने फर्नीचर परचेस किया है, देखो पेमेंट में 30,000 का, तो पहले का आपके बैलेंस शीट में 15,000 का था, आपने और 30,000 का परचेस किया, टोटल 45,000 का हो गया। एंड इफ़ यू सी केयरफुली द एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन है 3,000, और आपको अच्छी तरह पता है हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और उसका सेकेंड एंट्री हम करेंगे एक्सपेंडिचर में। तो ये वाली एडजस्टमेंट हमने इससे पहले भी देखी है। नाउ मूविंग टू एंट्रेंस फीस 9,300, लेकिन देखो एडजस्टमेंट नंबर नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, आपको ऑलरेडी रिसिप्ट में ही दिया इनटू ब्रैकेट कैपिटलाइज। तो ये कैपिटलाइज का मतलब समझ लो, आपको पता है कि फ्यूचर के लिए ये पैसा ये लोग साइड में रखना चाहते हैं, तो हम इसे पहले इनकम में से माइनस कर देंगे, टोटल ऑर्डर में नील आएगा, और हम इसे कैपिटल फंड के नीचे ऐड करेंगे, बाद में टोटल बाहर लिखेंगे। इसी तरह डोनेशन है 800, वो भी कैपिटलाइज हुआ है, अगेन लेस करेंगे और कैपिटल के नीचे ऐड करके लिख देंगे। नाउ ऑलमोस्ट मेरा जो एडजस्टमेंट था सब एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। देखो अब मैं रिमेनिंग एक बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो पुराने बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 और पेमेंट में सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। इसका मतलब अभी तक जो हमारे पे एक टाइम बीइंग लोन चल रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि हमारा चेक बाउंस ना हो जाए, इसके लिए हम कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रख के बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी लेते हैं, सो दैट हमारा कोई भी चेक आ जाए तो बैंक उसे पास करती थी। लेकिन जब तक हम वो पैसा नहीं भरते वो हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। तो ऐसा बैंक ओवरड्राफ्ट इन पे कर जाता 38,000 जो उन्होंने पेड कर दिया, तो अब इनके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में वापस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखेगा। आफ्टर दैट मशीनरी के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने एज इट इज़ अभी जो रिमेनिंग है उसका मैं एज इट इज़ पोस्टिंग करूँगा क्योंकि उन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट और रिफ्रेशमेंट, नाउ ऑलमोस्ट एवरी एडजस्टमेंट इज़ ओवर। कैश का भी कैश इन एंड कैश इन बैंक का टोटल लिख दिया 26,500। अब मेरा इनकम साइड हेवी है तो टोटल आ रहा है 1,17,400। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। नाउ आई विल डिडक्ट ऑल द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कॉलम, उनका टोटल करके जो आ रहा है, जो भी टोटल आएगा वो 1,17,400 में से मैं माइनस करूँगा। सो आई विल गेट सरप्लस 84,800। सरप्लस हम ऐड करते हैं, सो हमारा कैपिटल लाइबिलिटी के आउटर में आ गया 1,59,400। सेम हमारा अभी असेट में भी आना चाहिए। देखो असेट में आपको लास्ट का 3 डिजिट आ रहा है, 1,400 आ रहा है, सो 400 आ गया, 1,000 कैरी, 16 प्लस 1,070 प्लस 40 1,12,000 प्लस 19 131, 131 एंड 2 133, देन 133 एंड 6 139 एंड 20 159। तो बोथ साइड मेरा 159,400 आ रहा है। तो इस तरह देखो आज के प्रॉब्लम के बाद आपके नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के टोटल 14 प्रॉब्लम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अब मैं और 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की प्रॉब्लम अपलोड करने वाला हूँ, एक जिसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सब रूल बता दूंगा,
जल्द ही इसी वीक में वो वीडियो आएगा। और दूसरा, जो फरवरी 2020 का जो एग्ज़ाम था 12th कॉमर्स का, जो 2 मार्च को जो बोर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रॉब्लम आया था, वो मैं आपको जल्द ही मेरे इस चैनल में सॉल्व करके देने वाला हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।